नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो इज़राइल में हुआ वो आपको यदि मैं याद दिलाऊं तो यूएसए में भी हो चुका है, जिसको हम जानते हैं 9/11 के रूप में, और भारत में भी हो चुका है, जिसको हम जानते हैं 26/11 के रूप में। बिल्कुल वही स्क्रिप्ट, बिल्कुल वही स्टाइल और बिल्कुल वही तत्व, वही जिहादी तत्व जो काफिर के प्रति घृणा से भरे हुए, और उनका केवल वही मोटिवेशन कि हम किस तरह से काफिरों को बिल्कुल निरुत्साहित, डिमोरलाइज कर दें, जिससे कि उनका पूरा जो मोराल है वो इतना डाउन हो जाए कि हम उनके ऊपर आसानी से कब्ज़ा कर लें। और ये जो स्टाइल है ये बहुत पुरानी है, 1400 साल पहले इसी प्रकार से हुआ करती थी। यदि आप नबी हुजूर हज़रत मोहम्मद साहब के जो अरब में जिस प्रकार से वो अपने ग़ज़वा या अपने जो और लड़ाइयाँ लड़ा करते थे उसको देखेंगे, या उसके बाद जो उनके जो खलीफा इत्यादि थे उनके तौर तरीक़ों को देखेंगे, या यदि आप जिसको हम कहते हैं ज़िम्मा या कोड ऑफ उमर, इसको देखेंगे तो ये सब वही तौर तरीक़े हैं। अब चूँकि शक्ति जो है वो एसिमेट्रिकल है, इसलिए वो समस्या है। यूएस में 9/11 के बाद से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस मशीनरी इत्यादि को पुख्ता किया है। 2014 तक भारत में लगातार इस प्रकार के हमले हो रहे थे। यदि आपको याद हो कि हर दूसरे चौथे महीने कोई बड़ा बम ब्लास्ट होता था। कई सारे तो मुंबई में ही हो गए, ट्रेन के बम ब्लास्ट और आपके मस्जिदों के, मंदिरों में बम ब्लास्ट, और अलग अलग स्थानों पर, बाज़ारों में बम ब्लास्ट, दिवाली पर बम ब्लास्ट, ये आपने खूब सुने। और उसमें कोई आपका इंडियन मुजाहिदीन इस तरह का जो आपके ग्रुप हुआ करते थे, ये सब आते थे उसके अंदर। 2014 के बाद से कोई भी बड़ा हमला भारत में नहीं हुआ है। जम्मू और कश्मीर को छोड़ दें, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की स्थिति दूसरी प्रकार की है। जम्मू और कश्मीर में तो जो वहाँ का जो जिहाद जो चल रहा है उसमें सीधे सीधे चूँकि वो मिला हुआ है वो क्षेत्र पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से डायरेक्ट वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होते हैं कुछ तत्व, कुछ आतंकवादी, और उनका जो है वो इकोसिस्टम अलग है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं। एक पठानकोट अवश्य हुआ था, लेकिन पठानकोट भी आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर की सीमा से बिल्कुल लगता हुआ सा ही है। उसके अतिरिक्त पूरे भारत में कोई भी बड़ा कांड नहीं हो पाया है। क्या हो नहीं सकता? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते हैं, इज़राइल की समस्या क्या है? इज़राइल की समस्या ये है कि वो जो एक गाज़ा स्ट्रिप नाम की एक छोटी सी पट्टी है 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर की, वो जो 400 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल इज़राइल से इतना लगा हुआ है कि यदि इज़राइल कल को सोचे कि भाई इनको हम फ्लैटन कर दें और इनको हम एटम बॉम्ब से उड़ा दें, तो वो भी संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो विकिरण होगा, उसका जो रेडिएशन होगा, वो पूरा का पूरा इज़राइल को अफेक्ट करेगा। लेकिन क्या भारत में इस प्रकार की गाज़ा पट्टियाँ नहीं हैं? दुनिया भर की हैं। आप अभी एक देख रहे हैं कि गाज़ा पट्टी टाइप का मामला जो है वो हमारे यहाँ हुआ, कहाँ? नूह में, जो मेवात क्षेत्र में। तो जिस प्रकार का गाज़ा पट्टी टाइप का जो
ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या इनको अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है, इनको अवेलेबल है, जैसे नूह में अवेलेबल था। लेकिन उसको भी तुरंत फुरत काबू में कर लिया गया, अधिक जनहानि नहीं हुई। फिर इस तरह के आपको तत्व मिल जाएंगे अलग अलग स्थानों पर। अलग अलग स्थानों पर एनक्लेव्स बने हुए हैं, गाज़ा टाइप के एनक्लेव्स भारत में भी बने हुए हैं, और उनमें भी इंडोक्ट्रिनेशन के जो तौर तरीक़े हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जैसे आपको फ़िलिस्तीन में या गाज़ा में मिलेंगे। और आज यदि आपने यह देखा हो कि किस प्रकार से मृत महिला के शरीर से दरिंदगी की जा रही थी, किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों को अपहृत करके और गाज़ा के अंदर ले जाया जा रहा था, तो आप याद कर लें, अधिक दूर नहीं है, ये आईसिस के समय भी यही हुआ था, यजीदियों के साथ भी यही हुआ था, और उनके महिला बच्चों को अपहरण करके उनको सेक्स स्लेव बना के मंडियों में बेचा तक गया था। भारत में यही होता था इस्लामी शासकों के काल में। इसीलिए हमारी माताएं बहनें जो थीं वो जौहर करना अधिक पसंद करती थीं बनिस्बत इसके कि उनके मृत शरीर के साथ में भी किसी तरह की छेड़खानी हो, उनके मृत शरीर के साथ भी कोई अपवित्रता की जाए। तो ये जो बैठे हुए हैं इस समय, जिनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही कि किस प्रकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन गाज़ा के हमास के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, एक भी निंदा का स्वर नहीं निकल रहा। अपितु ये हो रहा है कि उसका भी ब्लेम जो है वो इजराइल के ऊपर डाल रहे हैं। ये सारे के सारे इसी जौहर प्रथा को, इन्हीं नशंस और बर्बर तरीक़ों की वजह से जो हमारी माताएं बहनें करती थीं उसका मजाक उड़ाते हैं। या और न केवल ये उड़ाते हैं, हमारे यहाँ के कुछ सेक्युलर तत्व भी हैं, जो वो सेक्युलर तत्व तो क्या हैं, वो एक प्रकार से एक लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट तत्व हैं, वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको देखकर ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो इस्लामी युद्ध तंत्र है वो किस प्रकार व्यवहार करता है। इस्लामी युद्ध तंत्र जो है वो सिविलियन को छोड़ता नहीं है। इस सिविलियन के प्रति वह अधिक नृशंस रहता है। सिविलियन के प्रति अधिक नृशंस रहने से उसको तात्कालिक लाभ होते हैं, क्योंकि सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से गिर जाता है। आप यदि भारतीय युद्ध प्रणाली का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय युद्ध प्रणाली में सैनिकों के अतिरिक्त किसी से भी युद्ध करना वर्जित हुआ करता था। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में यह लिखा हुआ है कि उसने यह एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य देखा कि एक लड़ाई चल रही थी सैनिकों के बीच में, दो सेनाएं जो थी वो पूरी तरह से आपस में उलझी हुई थी, रक्तपात हो रहा था, लेकिन वहीं पास में एक किसान आराम से हल जोत रहा था, उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। और उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये युद्ध तो एक सैनिकों के बीच का कार्य है। यानी भारत में युद्ध भी जो था वो एक स्पोर्टिंग तरीके से लड़ा जाता था। लेकिन जब से यह पश्चिमी सेनाएं आई, सबसे पहले आप इसका उदाहरण देखा गया था जब सिकंदर की सेनाएं आई थी और उन्होंने रक्तपात किया, उन्होंने नरसंहार किए और उन्होंने सैनिकों के मनोबल को टारगेट किया, उसको लक्षित किया। इसी प्रकार से जब इस्लामिक सेनाएं आईं तो उन्होंने टोटल वॉर का प्रिंसिपल किया और उस टोटल वॉर में ये सारे कार्य किया करते थे। आप यह अवश्य जान लें कि 2014 के बाद से यदि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है तो उसके लिए मोदी जी और उनका जो सुरक्षा तंत्र है उसको आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध है। बस यही तो है कि उनको रॉकेट्स पहुँचाने हैं और उनको असलहे पहुँचाने हैं, उनको AK-47 पहुँचानी है। लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि लगातार निगाहें बनी हुई हैं।
इज़राइल की आज जो भी वहाँ हुआ है उसके लिए उसकी इंटेलिजेंस फेलियर को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन भारत में जो नहीं हुआ है, जो रुका है एक प्रकार से हम कहें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ भी उसके लिए पूरी उर्वरा भूमि उपलब्ध है जिसमें उस प्रकार के कार्य कभी भी हो सकते हैं, पूर्व में हुए भी हैं जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। लेकिन यदि 2014 के बाद से 10 वर्ष होने को आए और नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए हमें कृतज्ञ होना अवश्य चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।